हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने साइमन की निर्णय के प्रकार, निर्णय की संरचना और ये निर्णय की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में देखा था। तार्किक प्रत्यक्षवाद के बारे में देखा था और इसी कड़ी में हम आज के वीडियो में निर्णय की व्यवहारवादी प्रक्रिया या प्रशासनिक मानव प्रतिमान और सीमित तार्किकता की अवधारणाओं के साथ साथ साइमन के आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं निर्णय की सीमित तार्किकता की अवधारणा। हम देखते हैं कि जो परंपरागत जो क्लासिकल थिंकर थे उन्होंने यथार्थ तार्किकता की या आर्थिक मानव प्रतिमान प्रस्तुत किया था, जिसकी आलोचना साइमन ने की थी कि आर्थिक मानव प्रतिमान नहीं हो सकता और पूर्ण रूप से व्यक्ति तार्किक नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति की बहुत सारी सीमाएं होती हैं। व्यक्ति की कुछ व्यक्तिगत सीमाएं होती है, सांगठनिक सीमाएं होती है और कुछ बाह्य कारक होते हैं, उनकी सीमाएं होती है। तो इसलिए व्यक्ति पूर्ण रूप से तार्किक हो ही नहीं सकता। इसी कड़ी में एक डायग्राम की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से तार्किक क्यों नहीं हो सकता, उसकी सीमित तार्किकता क्यों होती है। देखिए बीच में डायग्राम में जो पोजीशन है उसमें निर्णय करता है और उसकी सीमित तार्किकता होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत कारक है, जो बाह्य कारक है, सांगठनिक कारक है, समय और लागत की सीमाएं होती है, सूचनात्मक कारक हैं। ये ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से तार्किक नहीं होने देते हैं और व्यक्ति की सीमित तार्किकता होती है। सीमित रैशनल व्यक्ति हो पाता है। हालांकि फिर भी व्यक्ति एक संतोषप्रद या अच्छा निर्णय, जो पर्याप्त रूप से अच्छा निर्णय होता है, वो लेता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्तिगत कारक हैं जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से तार्किक नहीं होने देते हैं। साइमन मानते हैं कि व्यक्तिगत कारक में जैसे व्यक्ति की भावनाएं हैं, व्यक्ति के मूल्य हैं, पूर्वाग्रह हैं, अतीत का अनुभव है, भविष्य की अनिश्चितताएं हैं, अचेतन मन का जो बह होता है, ऐसे बहुत से ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से तार्किक नहीं होने देता। क्योंकि व्यक्ति उसी समाज से आता है और उस समाज की कुछ मूल्य होते हैं और कुछ व्यक्ति की अजम्पशन होती है, कुछ पहले की भावनाएं होती हैं। इस प्रकार व्यक्ति पूर्ण रूप से मूल्य रहित या मूल्य निरपेक्ष होकर निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि व्यक्ति की उसके निर्णय में कहीं न कहीं भावनाएं आ ही जाती है। इसी प्रकार दूसरा कारक है जो व्यक्ति को सीमित करता है, वह है बाह्य कारक। बाह्य कारक में हम कह सकते हैं कि उसमें उच्चस्थों का दबाव है, राजनीतिक हस्तक्षेप है, ट्रेड यूनियनों का विरोध है इत्यादि के कारण भी व्यक्ति पूर्ण रूप से तार्किक होकर निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसे पता है कि ये निर्णय उच्चस्थों के अनुकूल नहीं है, तो वो ऐसे निर्णय लेने से बचेगा। अगर राजनीतिक रूप से कुछ इंटरफेयर भी होता है, इस वजह से भी वो निर्णय नहीं ले सकता। कुछ ट्रेड यूनियंस होती है, उनका दबाव उस पर हमेशा बना रहता है, इसलिए वो पूर्ण रूप से तार्किक होकर निर्णय नहीं ले सकता। तीसरा है सांगठनिक कारक। कई बार सांगठनिक कारक भी निर्णय को सीमित रूप से तार्किक बना देते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि संगठन में पहले से ही लिए गए निर्णय, कानूनी और वित्तीय अनुमोदनों का प्रश्न इत्यादि निर्णय को सीमित तार्किक बना देते हैं। इसके बाद में आता है समय और लागत की सीमाएं। कई बार लोक प्रशासन में निर्णय अत्यधिक शीघ्रता से लेने होते हैं और जरा भी विलंब स्थिति के लिए हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर कानून व्यवस्था की बात है, आपदा प्रबंधन की बात है, तो उसमें बहुत ही तीव्र गति से या तीव्रता से निर्णय हमें लेने होते हैं। तो इस स्थिति में हम पूर्ण रूप से रेशनल नहीं हो सकते, पूर्ण रूप से लागत लाभ के आधार पर उनका तुलना नहीं कर सकते, इसलिए भी निर्णय क्या होते हैं, सीमित तार्किकता वाले ही हो पाते हैं। इसके बाद में आती है मानसिक सक्षमताएं। क्योंकि व्यक्ति की एक मानसिक क्षमता की एक सीमा होती है। व्यक्ति पूर्ण कितना भी बुद्धिशाली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी मानसिक एक सीमा ही है, इसलिए निर्णय में उसकी ये कारक भी सीमित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। और पूर्ण तार्किक निर्णय के लिए आवश्यक है कि निर्णयकर्ता समस्या समाधान के संभावित विकल्पों को पहचान सकें, उनके संभावित परिणामों को जान सकें। लेकिन मानवीय मस्तिष्क कई बार सभी विकल्पों से संभावित निर्णय नहीं ले पाता है। इसके बाद में आता है कि साइमन कहता है
कि कई कारक मिलकर व्यक्ति को सीमित रूप से तार्किक बनाते हैं और निर्णयकर्ता पूर्ण तार्किकता के स्थान पर सीमित तार्किकता के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। और इसको साइमन कहते हैं कि सीमित तार्किकता के आधार पर लिए गए निर्णय को संतोषप्रद निर्णय या पर्याप्त अच्छा निर्णय की संज्ञा साइमन देते हैं। और सीमित तार्किकता के आधार पर कार्य करने वाला निर्णयकर्ता प्रशासनिक मानव कहलाता है। तो ये प्रशासनिक मानव की अवधारणा इस प्रकार साइमन देते हैं। पूर्ण तार्किकता जहाँ लाभ अधिकतमीकरण सुनिश्चित करती है, वहीं सीमित तार्किकता निर्णयकर्ता को तात्कालिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करती है और इसके लिए निर्णयकर्ता से अति मानवीय क्षमताओं की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। अतः साइमन ने उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर ही निर्णय का प्रशासनिक मानव प्रतिमान प्रस्तुत किया, जो मुख्य रूप से इन 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहली है कि निर्णयकर्ता समस्या को साधारण ढंग से ही समझ पाता है। जिस प्रकार जो आर्थिक मानव अवधारणा ये कहती है कि निर्णयकर्ता समस्या को पूर्ण रूप से समझ पाता है, उसी जगह जो हर्बर्ट साइमन का प्रशासनिक मानव सिद्धांत है वो ये कहता है कि निर्णयकर्ता समस्या को साधारण ढंग से ही समझता है। ठीक उसी प्रकार दूसरी इसकी मान्यता है हर्बर्ट साइमन की कि समस्या समाधान के कुछ ही विकल्पों को विकसित करता है प्रशासनिक मानव और उनकी लागत के आधार पर तुलना करता है। जबकि जो आर्थिक मानव वो प्रेरणा थी, आर्थिक मानव की जो सिद्धांत था वो ये कहता है कि मनुष्य समस्या समाधान के सभी विकल्पों को विकसित कर लेता है और उनकी लागत लाभ के आधार पर तुलना कर लेता है। लेकिन हर्बर्ट साइमन उसकी जगह ये कहता है कि कुछ ही विकल्पों को विकसित कर पाता है प्रशासनिक मानव और उनकी लागत लाभ के आधार पर निश्चित रूप से तुलना कर पाता है। और तीसरी अवधारणा जो है वो है कि ऐसे विकल्प को चुनता है जो पर्याप्त रूप से अच्छा है। जबकि उसमें ये बताया गया था कि ऐसे विकल्प को चुनता है जो इष्टतम विकल्प हो, जबकि इष्टतम विकल्प का चुनाव करना संभव नहीं हो पाता है। साइमन का निर्णय का प्रतिमान संगठन की व्यवहारिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, लेकिन साइमन ये भी रेखांकित करते हैं कि कई बार संतोषप्रद निर्णय अधिकतमीकरण की ओर ले जा सकता है और कई बार उतना लाभकारी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार प्रशासनिक मानव अवधारणा प्रस्तुत की और प्रशासनिक मानव अवधारणा के पीछे सीमित तार्किकता क्या है उसके कारण भी हर्बर्ट साइमन ने गिनाए। तो इस प्रकार हर्बर्ट साइमन का अपने आप में व्यवहारवाद में या लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही अधिक योगदान था। उनका लोक प्रशासन में अग्रणी नाम लिया जाता है, लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्ति में अगर कुछ न कुछ उसकी कमियां रह ही जाती है, क्यों जो कि आगे के कार्यकाल में कुछ नए थिंकर आते हैं, मॉडर्न थिंकर, उनमें कुछ कमियों को ढूंढते हैं और उन्हीं कमियों के आधार पर हम उनका आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। तो पहली कमी है कि साइमन अपनी प्रकृति में गैर ऐतिहासिक थे। गैर ऐतिहासिक कैसे कि वो पहले जो व्यक्ति थे उनका योगदान बिल्कुल भी नहीं मानते। उन्होंने अपने जो पहले के विद्वान थे उनको पूरी तरह से नकार दिया। निश्चित रूप से शास्त्रीय सिद्धांतों की कई कमियां थी, फिर भी यह नहीं भूला जा सकता है कि शास्त्रीय विचारधारा ने सर्वोत्तम संगठन का विश्लेषण प्रारंभ किया और भावी शोध और विकास की आधारशिला रखी। अतः हम ये कई शास्त्रीय सिद्धांत आज भी संगठन की संरचना का आधार हैं, जैसे कि श्रम विभाजन है, हायरार्की है, तो ये व्यवस्था आज भी चल रही है, तो इनको पूर्ण रूप से हम नकार नहीं सकते। दूसरा, साइमन ने जाने अनजाने में वेबरीय नौकरशाही को एक अभिजन्मा प्रदान की, वापस उसको लाए। कैसे? वेबर की आलोचना करते करते स्वयं साइमन उसी कमी से ग्रस्त हो गए। जैसे कि वेबर ने मूल्य तटस्थता, साइन एराग स्टूडियो से संबंधित अपने दक्ष और तार्किक नौकरशाही को आवश्यक गुण बनाया था, ठीक उसी प्रकार साइमन ने संगठन में दक्ष निर्णय यानी सफिशिएंट डिसीजन के लिए तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने और मूल्यों को कम करने पर बल दिया। तो ठीक पर उसी प्रकार एक तरह से पिछले दरवाजे से एंट्री थी साइमन की, और उन्होंने कंप्यूटर का उपयोग बढ़ाने पर भी बल दिया ताकि तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और मूल्यों पर कम ध्यान दिया जाए। कई आलोचक जैसे कि क्रिस अर्गरीस ने साइमन की जो सीमित तार्किकता की अवधारणा है उसकी भी आलोचना की, क्योंकि यह अवधारणा प्रशासन के उत्कृष्ट निर्णय तक पहुंचने के स्थान पर काम चलाऊ निर्णय को प्रेरित करती है और ये कह सकते हैं कि प्रशासक एक तरह से पलायनवादी बना देती है। साथ ही जो कंस्ट्रक्टिव निर्णय हैं उनको भी क्या करती है, कम करती है और प्रतिगामी कदम होती है।
और आलोचकों ने यह भी तर्क दिया कि साइमन राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन के क्षेत्र में पिछले दरवाजे से प्रवेश कर गई। वो कैसे? सभी व्यवहारवादियों ने राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन का एक अव्यवहारिक विचार बताया, लेकिन साइमन ने निष्कर्ष दिया कि तथ्यात्मक निर्णय प्रशासकों को लेने चाहिए और मूल्यात्मक निर्णय हैं वो राजनीतिज्ञों को लेने चाहिए, जो एक अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन का ही समर्थन है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी साइमन का योगदान कम नहीं हो जाता। साइमन पहले चिंतक हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के सैद्धांतिक विकास के लिए तार्किक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी। इसमें लोक प्रशासन की नई शोध परंपराओं को जन्म दिया। वर्तमान समय में लोक प्रशासन के शोध में प्रिग्मेटिज्म और प्रयोगवाद को विचार विशेष रूप से लोकप्रिय हो रहा है, जो कम बेस प्रत्यक्षवाद का ही दूसरा रूप है। जैसा कि पैट्रिशिया एंड साइड्स ने अपनी प्रकृति थी जो है प्रेगमेटिज्म ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस ए टूल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1998 में रेखांकित करते हैं कि प्रयोगवाद प्रत्यक्षवाद की परंपराओं का पूर्व जन्म है। और इस प्रकार सितंबर 2008 में जो तृतीय मीनो ब्रुक सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रैग्मेटिज्म को लोक प्रशासन के लिए एक स्वीकृत शोध प्रवृत्ति माना है और इसे अपनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस प्रकार जो साइमन के द्वारा जो प्रयोगवाद या विज्ञानवाद की बात की, जो आज भी प्रासंगिक है और सभी जो थिंकर्स आज के हैं उसको लेकर चलते हैं और एक लोक प्रशासन को विज्ञानवाद का या विज्ञान का रूप देने में अपना योगदान देने की चेष्टा करते हैं। तो ये था साइमन के अपने विचार, और जिसका कि अपने लोक प्रशासन में बहुत ज़्यादा महत्व है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके समझ आया होगा, और इसके साथ ही इस लेसन से संबंधित आप कुछ क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला सवाल है, साइमन के अनुसार प्रशासनिक मानववाद क्या है, समझाइए। साइमन सीमित तार्किकता को क्यों महत्व देते हैं, उनके कारणों को गिनाएं। इसके प्रकार निर्णय, साइमन के अनुसार निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, या नॉन प्रोग्राम्ड या गैर कार्यक्रमित निर्णय से आप क्या समझते हैं। थैंक यू सो मच।